नमस्कार नमस्कार बच्चों, सब कुछ विजिबल ऑडिबल है क्या? बच्चों नमस्कार, सब कुछ विजिबल ऑडिबल है क्या? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? मतलब दिख तो नहीं रहा हूँ क्या? अब मैं दिख रहा हूँ आपको? एक बार कंफर्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्योंकि हमने क्लास को दोबारा शुरू किया है बेटा। नमस्कार नमस्कार, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्लीज बताइएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ओके है ओके है ओके है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। तो लास्ट लेक्चर, हाँ मुझे याद है कि पिछले लेक्चर की पीडीएफ नहीं आई थी क्योंकि हम्म, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। पिछली क्लास में पीडीएफ नहीं आई होगी क्योंकि शायद वो हमें सुबह ही पता लगा कि हमने फाइल अपलोड की थी, बट शायद वो फाइल करप्ट हो गई। तो कुछ बच्चों का आया था कॉल, बट कल ईद को लेके ना हमारे ऑफिस में छुट्टी रह गई, तो उसकी वजह से वो फाइल अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन आई होप आज अपलोड हो जाएगी या फिर हो भी गई होगी अभी तक। ठीक है जी, तो साथ में मैं करवा दूंगा। चलिए ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रिएक्शन को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और इम्पॉसिबल ही है, और कुछ केसेस में बहुत मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई थी कि उनको एक बार यूज करने के बाद फेंकना पड़ता है, क्योंकि उनके रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते उनको। जैसे कि हमारे पास ड्राई सेल और मर्करी सेल, ये हमने पढ़ भी लिए थे। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सेल। ये ऐसे सेल आए थे जिनको आप दोबारा चार्ज करके बार बार मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हर टाइम चार्ज डिस्चार्ज करने पे उनकी लाइफ खत्म होगी, वो अलग बात है, लेकिन हम इनको बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को इजीली रिवर्स किया जा सकता है। अब ये तो पढ़ाई हो गई थी, तो फिर आज क्या? आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेल्स हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिनमें हमारे को मेजरली दो सेल्स पढ़ने हैं। एक है लेड स्टोरेज बैटरी और एक है निकल कैडमियम सेल। ऑल्दो हमें फ्यूल सेल के बारे में भी बात करनी है, लेकिन फ्यूल सेल को हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट प्रकार का सेल है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आज लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। पहली बात तो ये एक सेकेंडरी सेल है, यानी कि आप इसको बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। और दूसरी बात, जो लेड स्टोरेज बैटरी है, अगर मैं आपको इसके यूजेस पहले बताऊं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। जो लेड स्टोरेज बैटरी के यूजेस हैं उनमें सबसे बड़ा यूज हमारे पास आता है, ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी है। जैसे कि ये कार्स में जो बैटरी लगती है, जो हमारी बाइक्स में बैटरी लगती है, ये मैं ऑब्वियसली बात है, वो वाली गाड़ी या वो वाली बाइक की बात नहीं कर रहा जो बिजली पे चलती है। नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है बेटा व्हीकल्स के अंदर। जैसे अब आप कहोगे सर, मैं आपको समझाता हूं। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें हम दूसरी बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, मेजरली लिथियम आयन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिजली पे चलने वाला रिक्शा, बिजली पे चलने वाली गाड़ी जिनको हम ईवी कार्स कहते हैं, बिजली पे चलने वाली बाइक्स, बिजली पे चलने वाली स्कूटीज, वो अलग खेल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो व्हीकल्स जिनका मेन फ्यूल पे चलने वाली वो है, लेकिन उनके अंदर जो उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है ना, आपको पता हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट करने के बाद आपको पता होगा शायद कि आप बैटरी को निकाल दो, आप बैटरी को निकाल दोगे तो भी गाड़ी चलती रहेगी स्टार्ट होने के बाद, लेकिन अगर वो रुक गई तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। पता होगा शायद आपको ये बात है ना? तो क्योंकि वो चलती फ्यूल पे है। ठीक है, ऐसे ही ये जो बैटरी है वो इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होती है। इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होती है, हमारे घरों में इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो लेड स्टोरेज है। अब देखो हमारे घर में जो इन्वर्टर्स हैं उनमें भी तो ये है ना कि उनको बार बार चार्ज या डिस्चार्ज होना है। जब हम उनको यूज कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज हो रही हैं, और जब हम उनको चार्ज, जब घर में लाइट आ रही होती है तो वो चार्ज हो रही होती है, जब घर में लाइट चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होने लग जाती है। ठीक है, अब जो लेड स्टोरेज सेल है इसमें मैं आपको एक खास बात बताता हूं। इसमें जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो दोनों ही लेड या लेड आयन की होती है। जैसे देखो इसके एनोड पे क्या हो रहा है, लेड 0 से लेड प्लस 2 बन रहा है, लेड 0 से लेड प्लस 2 बन रहा है, यानी लेड की ही हो रही है ऑक्सीडेशन और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड देखो,
लेड +4 है यहाँ पे, है ना, PbO2 है ना, तो लेड +4 है, तो लेड +4 से जा रहा है लेड +2, तो लेड की ही ऑक्सीडेशन हो रही है और लेड की रिडक्शन हो रही है, मतलब लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है और लेड +4 आयन की रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को ऐड कर देखिए। लेकिन यहां पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ओवरऑल सेल रिएक्शन ये डिस्चार्जिंग की है। डिस्चार्जिंग बोले तो जहां पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ये डिस्चार्जिंग की है। लेकिन सेकेंडरी सेल्स के अंदर बच्चों एग्जाम में चार्जिंग की इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, तो क्या करना आपको, बस उल्टा कर देना है। यानी कि अगर मैं यहीं पे आपसे बोलूं कि व्हाट इज द चार्जिंग इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन ऑफ लेड स्टोरेज सेल क्या है, तो लेड स्टोरेज सेल की चार्जिंग इक्वेशन इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो PbSO4 है साथ में जो H2O है लिक्विड फॉर्म में, बैलेंसिंग साइड बाय साइड में लिख ही देता हूं, ये टूटने के बाद, अब क्योंकि क्या है पहले ये बन रहा था, ये प्रोडक्ट थे, अब प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट बन जाएंगे और जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि लेड PbO2 और H2SO4, H2SO4 स्टैंड्स फॉर H+ आयन, वो हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास Pb, यहां पे आ जाएगा हमारे पास PbO2 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा H2SO4 जिसकी जगह हम H+ लिख सकते हैं। अब बैलेंसिंग कर देंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग की इक्वेशन थी ऊपर, और नीचे हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि चार्जिंग की इक्वेशन उल्टी हो जाती है। हमने चार्जिंग की इक्वेशन ड्राई सेल यानी कि लेक्लांचे में और मरकरी सेल में नहीं लिखा, बिकॉज वो प्राइमरी सेल थे, उनमें हम चार्जिंग नहीं कर सकते। अब इसका डायग्राम इतना बड़ा था कि इस पेज पे नहीं आ सकता था, तो मैं यहां पे लेके आया हूं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि क्या हमें डायग्राम याद करना है, तो मेरा आंसर होगा कि नहीं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना, कि एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा। सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है मतलब, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा बेटा कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता है, आज तक आया नहीं है, ठीक है ना डायग्राम। अब आप लेड एसिड बैटरी का अगर एक अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको शायद बता दूं, दुनिया की सारी बैटरीज का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। कैसा? हर एक बैटरी में क्या होता है, जब आप उन्हें खोलेंगे अंदर से तो आपको अंदर मल्टीपल प्लेट्स मिलती हैं, ठीक है। अब हर एक ऑल्टरनेटिव प्लेट को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसको लेट से एनोड बना दिया जाता है, कैथोड बना दिया जाता है, और हर दूसरी ऑल्टरनेटिव प्लेट को उसका ऑपोजिट टर्मिनल। यहां पे भी ऐसा ही हो रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीली वाली प्लेट्स हैं, ये जो ब्लू वाली प्लेट्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, और ब्लू वाली प्लेट्स आगे जाके आप देखेंगे तो एनोड से कनेक्टेड है। यस, वहीं पे ये जो आप क्रीम कह लो या फिर स्किन कलर कह लो या फिर येलो कह लो, जो भी आपको कलर दिख रहा है, ये जो स्किन कलर वाली प्लेट्स हैं सारी आपस में कनेक्टेड है और वो पॉजिटिव यानी कैथोड से कनेक्टेड है, क्योंकि अभी हम डिस्चार्जिंग की जो है वो बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब यहां पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखो ना तो एनसीईआरटी में सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन लिखी हुई है, दैट इज 38%। और मुझे याद है कि एक बच्चे के यूटी में या फिर पीरियोडिक टेस्ट में, हो सकता है प्री बोर्ड में, मुझे अब ये याद नहीं है कौन से टेस्ट में, लेकिन एक बच्चे के एक स्कूल में ये क्वेश्चन आया था कि लेड स्टोरेज में जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है उसकी कंसेंट्रेशन जनरली क्या रखी जाती है। ये एक बच्चे के स्कूल में आया था, बोर्ड में नहीं आया था ये सवाल, बट एक बच्चे के स्कूल में आया था। तो आप, मैं कहूंगा ऑन अ सेफर साइड ये याद कर लो कि यहाँ पे परसेंटेज 38% होती है। अगेन डायग्राम बनाने के आने के चांस 0.000000001% है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा बिकॉज एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ लेबलिंग आ सकती है, तो डायग्राम ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी होगी जो कि गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। कोई सवाल चल रहा है किसी का? यस, ठीक है। हम बैटरी के अंदर पानी क्यों डालते हैं? बट बिकॉज बैटरी, देखो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन को 38% रखना है। पहली बात तो बैटरी दो प्रकार की आती है, लो मेंटेनेंस और हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस वाली बैटरी सस्ती होती है, उनमें खोल खोल के पानी डालना पड़ जाता है कभी कभार, लेकिन आजकल बहुत महंगी बैटरीज भी आने लग गई हैं, वो मोस्टली 99.99% एयर टाइट है, उसका पानी सूखता नहीं है, जाता नहीं है अंदर, और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है, कहीं कहीं में जेल बेस होता है, तो उन सब की वजह से उनमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने नोटिस किया होगा लेड स्टोरेज बैटरी जो आपकी गाड़ियों में डलती है उसमें आप पानी नहीं डालते हो, लेकिन इन्वर्टर में अगर आपके घर में कोई पुरानी बैटरी है तो पानी डलता होगा, लेकिन नई वाली बैटरी में भी पानी डलना बंद हो गया, जो बहुत एडवांस बैटरीज आ गई हैं।
तो वो भी थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, बिकॉज पानी का लॉस हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। चलिए ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डन। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं बेटा निकल कैडमियम सेल, जो कि हमारा सेकेंडरी सेल हमें पढ़ना है। ये भी हमारा सेकेंडरी सेल ही है, यानी इसको भी आप चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। और ये जो निकल कैडमियम सेल है ना, ये काफी इस्तेमाल होता है लैपटॉप बैटरीज में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। तो ड्यू टू इट्स लॉन्ग लाइफ एंड हाई एफिशिएंसी, इसकी लॉन्ग लाइफ और हाई एफिशिएंसी की वजह से निकल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन लैपटॉप्स। इन्हें लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ एक तो बहुत ज्यादा है, और सेकेंड इनकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। ठीक है, एफिशिएंसी से कहने का मतलब है कम से कम बिजली पे ज्यादा अच्छे से चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज भी अच्छे से होके ज्यादा एफिशिएंसी देंगे। तो लैपटॉप एक मोबाइल के मुकाबले एक बड़ा डिवाइस है। तो उसको ऑल्दो अगेन लैपटॉप पे भी आजकल लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल लग गई। अच्छा, आपको ये भी समझना होगा कि ये एनसीईआरटी जो है वो कितने साल पुरानी है और अब जमाना कितना बदल चुका है, ये आपको समझना होगा। 12th की एनसीईआरटी जो मेरे पेपर के टाइम पे थी, जब मैंने पेपर दिया था आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले, तब मेरे टाइम पे भी यही एनसीईआरटी थी जो आप आज पढ़ रहे हो। बस फर्क ये है कि कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हुआ करते थे, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो भी मैंने ही पढ़े हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन के आंसर्स के अलावा। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि बदल दिया गया। तो आपको समझना होगा कि इन दिनों में कितने बदलाव हुए होंगे। इन दिनों में ऐसी गाड़ियां आ गई जो बैटरी पे चलती हैं, ऐसी बैटरीज आ गई जिनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी गई। तो मैं भी आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है और किताब में। रियल लाइफ में सिनेरियो बहुत बदल चुके हैं, आपको ये भी समझना रखना होगा। हाँ, एनसीईआरटी बदल क्यों नहीं रही? आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए, मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ बेटा, है ना? मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ बाबू? चलिए फिलहाल यहाँ पे आगे बात करते हैं, और बात करते हैं कि जो निकल कैडमियम सेल है उसमें आपको ये ओवरऑल रिएक्शन लिख के दे रखी है, और आप समझ ही जाएंगे ये रिएक्शन कौन सी है भाई। ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की, और इसकी चार्जिंग की रिएक्शन आपको उल्टी लिखनी होगी, जो कि मैं नहीं लिखवा रहा। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको 1 मिनट दूं और आप मन में सोचने के लिए बोलूं, कुछ नहीं करना, बस मन में सोचना है इसका एनोड और इसके कैथोड की रिएक्शन क्या होगी। कुछ नहीं करना है, बस मन में सोचो कि इसके एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से। हाँ जी, कुछ नहीं करना है, बस दोनों रिएक्शंस को आपस में तोड़ देना है, और क्या। यस, यस, बस तोड़ दो। देखो एनोड कहां जा रहा है, कैथोड कहां जा रहा है, बस ये तो देखना है आपको। ठीक है, ठीक है, जी मीट होगा, हाँ कल और परसों जी मीट है, लेकिन क्लासेस कैंसिल नहीं हो रही है, क्लासेस वही है। तो जी मीट के सेशंस क्लासेस से अलग लिए जाएंगे, ताकि क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो फिर बहुत सारी छुट्टियां ना हो जाए। ठीक है, सोच लिया, डन है। अब अगर मैं एनोड और कैथोड के रिएक्शन देखता हूं, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, और आप साफ देख सकते हैं कि कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या? अच्छा, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं तो उसमें H प्लस और H2O को कंसीडर नहीं करते हैं, आपको पता है, वो तो बैलेंसिंग का पार्ट है। तो कैडमियम जो है वो आप देख सकते हैं कि कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कैडमियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्साइड तो बस आपको पता है, वो तो बैलेंसिंग का पार्ट है ना। तो कैडमियम ऑक्साइड में ऐसे भी लिख सकते हो, या कैडमियम से कैडमियम ऑक्साइड बन रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो जो निकल है ये +3 से, क्योंकि यहाँ पे निकल +3 है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है निकल +2 में। लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऑब्वियसली बात है, आप इसे हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी कोई गलती नहीं है कि निकल, बट हम, आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड नहीं लिखते हैं, आयंस लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ गए? तो आई होप आपने आयनिक फॉर्म में ही लिखा है। ठीक है, 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 चलिए डन है। तो ये हमारे पास एनोड और ये हमारे पास कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। अगर एग्जाम में आया तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगेन ये हमारे पास डायग्राम है। एनसीईआरटी ने निकल कैडमियम के डायग्राम को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ज्यादा नहीं है, बस पॉजिटिव प्लेट सेपरेशन, नेगेटिव प्लेट बताया है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं,
शायद आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जहां पे मैंने अपनी घड़े में से सेल को निकाल के एक ब्लास्ट किया था। बहुत पुराने वीडियो हो गए होंगे, शायद 1.5-2 साल। लेकिन कई बच्चों को लगा कि जो हमारी घड़ियों में नॉर्मल सेल डलते हैं उससे ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया था कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्मल सेल है वो तो ग्रेफाइट सेल है, ड्राई सेल है। लेकिन मैंने जो अपने घड़े में डाला हुआ था वो लिथियम सेल था। लिथियम आयन अलग है थोड़ा सा और लिथियम सेल अलग है थोड़ा सा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में सिर्फ इतने ही प्रकार के सेल हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे प्रकार के सेल हैं जो कि पता ही होना चाहिए आपको, बट हम पढ़ नहीं रहे हैं। आपको इतने पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। ठीक है। अब अगर आगे बात करें बेटा, तो यहां पे एक और सेल आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। ये थोड़ा अजीब सेल है क्योंकि अभी इसके ऊपर हमने ज्यादा यूज नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि लेड स्टोरेज का इस्तेमाल हम लोग कब से करते आ रहे हैं, लिथियम आयन का कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ड्राई सेल का हम कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो इस्तेमाल हुआ, नासा ने अपोलो प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया, मैं भी लिखवाऊंगा यहां पे आपको। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में लोग इस सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? पहली बात तो फ्यूल सेल क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूल सेल एक सेल होता है, अ सेल इन विच कंबंशन ऑफ अ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी एक ऐसा सेल जहां पे हम किसी का फ्यूल का कंबंशन यूज करेंगे, यानी एक फ्यूल को जलाएंगे और जलाने से हम जो एनर्जी पैदा होगी उससे बिजली बनाएंगे, उसे हम कहेंगे फ्यूल सेल। दुनिया के सबसे क्लीनर फ्यूल्स में से एक है हाइड्रोजन। दुनिया में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाली गैस जो है वो है हाइड्रोजन। और दुनिया में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाली गैस का मिक्सचर जो है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन शॉर्ट हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है और बहुत ज्यादा जलने पे हीट देता है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर आप भूल गए हैं तो कोई भी फ्यूल जलने पे कितनी हीट देता है उसे कैलोरीफिक वैल्यू में नापते हैं, और हाइड्रोजन की एज इंडिविजुअल गैस सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद और बढ़ जाती है। द ओनली पॉइंट इज कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ओवरऑल रिएक्शन अगर देखो आप, तो हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, बदले में बनाते हैं पानी। लेकिन पानी तो आपको पता ही है बनता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में हम हीट भी प्राप्त करते हैं। अब यहां पे हाइड्रोजन की अगर आप देखेंगे तो हो रही है ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे भी लिखा हुआ है, और कैथोड पे ऑक्सीजन है बिकॉज कैथोड पे हो रही रिडक्शन। लेकिन इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होता है उससे हम बिजली बनाते हैं और उससे हम चीजों को चलाते हैं। अब जो अपोलो प्रोग्राम है, आई होप आपको पता होगा अपोलो प्रोग्राम, जो कि नासा ने चलाया था मून पे जाने का। तो आपको मैं बताऊं कि फ्यूल सेल वॉज यूज्ड बाय नासा इन अपोलो प्रोग्राम। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया और एनसीईआरटी में मार्क्ड है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इन अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम क्या होता है भाई? चांद पे जाने वाला प्रोग्राम चलाया था ना नील आर्मस्ट्रांग जी वाला, तो उसमें अपोलो प्रोग्राम उसको बोला गया था। हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई फ्यूल जलाया जाता है बेटा, तो कितनी हीट वो पैदा करता है, इसे कैलोरीफिक वैल्यू में नापा जाता है। 1 किलो फ्यूल जलने पे कितनी हीट पैदा हुई, इट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ये फ्यूल सेल है। अब फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज हैं, ये एक सवाल बड़ा एग्जाम में आता है कि इसके बाकियों के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है और वो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कि ये आप अगर देखो तो हाइड्रोजन पानी बना रहा है, हाइड्रोजन को जलाओ तो जलाने के बाद पानी बनता है। एक बच्चे का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि सर अपोलो वाली बात तो बड़ी पुरानी है, जो नील आर्मस्ट्रांग जी सबसे पहले चांद पे गए उससे भी पहले अपोलो प्रोग्राम शुरू हो गया था, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी ये इतना कॉमन सेल नहीं बन पाया कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है और इस एनर्जी का हम घर में क्या ही यूज कर लेंगे। देखो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप रोटी बनाने के लिए क्या न्यूक्लियर बम फोड़ोगे क्या? पहले बात, क्या न्यूक्लियर बम फोड़ के रोटी बन सकती है? हाँ, लेकिन आप सबको पता है वो इतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा कि रोटी के अलावा और बहुत कुछ पक जाएगा बेटा। और रोटी पकाने के लिए इतने कीमती फ्यूल, इतनी ज्यादा एनर्जी की हमें कोई जरूरत नहीं है।
जैसा कि मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोल को जला के रोटी बनाई है या भुट्टा भुना है? आंसर है नहीं होंगे आप में से कोई भी। आप सबने भले ही चार कोल का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आप में से 50% से ज्यादा बच्चों ने तो पहली बात कभी कोल देखा ही नहीं है लाइव। और जिन्होंने देखा है उनको पता है कि एक्चुअल कोल बहुत महंगा आता है। जो आप में से अगर कोई झारखंड का है या उस एरिया का है जहां पे कोल निकलता है, तो शायद आप लोगों ने कोल देखा होगा। लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों ने, जैसे मैंने, खैर मैंने तो बहुत अलग पर्पज से देखा हुआ है कोल, लेकिन आम इंसान कोल, जैसे मेरी मदर ने कभी कोल नहीं देखा हुआ, उशांक सर ने कभी कोल नहीं देखा हुआ, रीमा ने कभी कोल नहीं देखा हुआ। तो कहने का पॉइंट यह है कि क्योंकि कोल बहुत महंगा है, विद रिस्पेक्ट टू अगर मुझे रोटी बनानी हो, तो रोटी बनाने के लिए मैं कोल जैसे या पेट्रोलियम जैसे या डीजल जैसे या पेट्रोल जैसे कीमती फ्यूल का मैं खर्च नहीं करूंगा, बिकॉज रोटी बनाना एक बहुत इजी जॉब है। दैट इज वाई फ्यूल सेल घरों में नहीं आया, बिकॉज घरों में हमें इतने एनर्जी की जरूरत ही नहीं है बेटा कि हम फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें। हाँ, झारखंड प्रेजेंट सर, यस। तो झारखंड, मैंने भी झारखंड में ही देखा था। हाँ, मैंने भी झारखंड में ही देखा था। मैं भी झारखंड आई गेस 3 बार गया हूं। हाँ, तो मैंने भी झारखंड में ही देखा था, यस। ठीक है, कोल का मतलब कोयला, लेकिन जो कोयला हमारे घरों में आता है वो एक्चुअली चार कोल होता है, तो फिर वो एक ही नाम पड़ गया। तो कई लोगों को लगता है कि जो हमारे घर में भुट्टा बुन रहे हैं वो भी कोल है, बट वो कोल नहीं होता है, वो चार कोल होता है। मालगाड़ी में देखा होगा, यस, ठीक है। तो ये अच्छा, वो सब कितना पॉल्यूशन भी करते हैं, लेकिन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बड़े महान इंसान ने एक बात कही थी, मैं उस महान इंसान का नाम भूल गया। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एनर्जी जो आप अर्थ से ऑब्टेन कर रहे हो, सन से नहीं, अर्थ से ऑब्टेन कर रहे हो, उसकी एक वैल्यू नेचर को चुकानी पड़ेगी, किसी में ज्यादा किसी में कम। उनका कहने का मतलब यह था कि कोई भी फ्यूल 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो आप सबको पता है उसकी एक कॉस्ट है, आप मतलब एनवायरमेंट को नुकसान है। आप अगर पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, इन सबको भी जला रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट है, पेड़ पौधे जो भी। लेकिन बच्चों को लगता है कि हाइड्रोजन तो जलाने में पानी बन रहा है। अरे लेकिन हाइड्रोजन आई कहां से? आप हाइड्रोजन लाए कहां से होगे? मैं ज्यादा जियोग्राफी में नहीं जाऊंगा, ज्यादा वो एनवायरमेंटल वाली बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सोचो कि आप हाइड्रोजन लाओगे कैसे? हवा में तो बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पानी को तोड़ के ही लाओगे। आप पानी को तोड़ के ही तो हाइड्रोजन बनाओगे, और फिर हाइड्रोजन को जलाओगे, वापस से पानी बनाओगे। अब आप कहोगे सर पानी अगर तोड़ रहे तो जोड़ भी तो रहे हैं। बड़ा आप ये नहीं देख रहे कि आप वो पानी लाए कहीं और से हो, तोड़ कहीं और रहे हो, जोड़ कहीं और रहे हो। इससे एनवायरमेंट में इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होता है, बैलेंस खराब होता है। अब मैं उसमें बहुत डिटेल नहीं करूंगा, बेसिक बात समझ गए होगे कि ये भी 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बाकी फ्यूल्स के मुकाबले काफी बेहतर है। हाईली एफिशिएंट है ये, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट है भाई ये। हाईली एफिशिएंट का मतलब यह है कि भाई साहब बहुत ज्यादा बिजली पैदा करेगा, बहुत ज्यादा हीट पैदा करेगा, जिससे बिजली आएगी। यस, हेनरी फोर्ड जी ने कहा था। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं टेस्ला जी ने कहा था, कई लोग कह रहे हैं हेनरी फोर्ड जी ने कहा था। जिसने भी कहा था मुझे नहीं पता, बट कहा था किसी ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। सर ये प्राइमरी है सेकेंडरी है? अभिनीत बंसल जी, शायद आप क्लास की शुरुआत में नहीं थे, मैंने तय बताया था इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी में कंसिडर नहीं करते। एक अलग प्रकार का सेल है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं। आप इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बोलोगे, ये फ्यूल सेल है, ये अलग प्रकार का सेल है मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ। निकल कैडमियम की बजाय लिथियम आयन बैटरी लैपटॉप में आजकल क्यों इस्तेमाल होने लगे? क्योंकि आजकल लिथियम आयन बैटरीज बहुत बेहतर हो गई हैं पिछले साल से। सबसे क्या 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 सबसे सबसे बेस्ट सिलिकॉन कार्बन बैटरी है क्या? सिलिकॉन कार्बन बैटरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता बेटा, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको, मैं अनअवेयर हूं इसको लेके। हाँ, कुछ भी बेस्ट नहीं होता है बेटा, कुछ भी बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है इस केस में। अब मैं आपसे पूछूं क्या सबसे अच्छा फ्यूल सेल लगा आपको, बट पर्पस क्या है? फ्यूल सेल घड़ी में थोड़ी ना लगा पाओगे, घड़ी में तो ड्राई सेल पे ही जाओगे ना आप। वही वाली बात है बेटा। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा फराडेज लॉ के बारे में। अब फराडेज लॉ जो है बेटा, ये अपने आप में काफी, ये पहली बात तो ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। और आखिरी टॉपिक से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
इसके बाद हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन इन रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे अगली क्लास में और क्वेश्चंस करके चैप्टर खत्म कर देंगे। आज है हमारा फ्राइडे, तो मंडे तक ये चैप्टर हम फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको पता हो, शायद अभी तक नोटिफिकेशन आई हो कि नहीं आई हो। मंडे को हमारी जो क्लास है वो हम संडे को ले रहे हैं, ठीक है ना। उसका एक कारण है, क्योंकि मंडे को हमारा जो पूरा ऑफिस है वो एक ट्रिप पे जा रहा है। छुट्टियों से पहले हम एक ऑफिस के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा नहीं। बाकी सब कह रहे थे 4-5 दिन के लिए जाओ, हमने कहा नहीं, एक दिन बहुत है। बट वो मंडे को प्लान बन पा रहा है। तो हम मंडे को सब नहीं होंगे यहाँ पे, तो मंडे वाली क्लास सारी की सारी संडे शिफ्ट हो गई है। तो जो भी क्लासेस आपकी मंडे को होती है वो सेम टाइम पे संडे को शिफ्ट हो गई है। ये आपको मैं बता दूं, शायद नोटिफिकेशन आ भी जाएगा आप तक। बाकी कल और परसों हमारा गूगल मीट सेशन है और नॉर्मल क्लासेस उसके टाइम पे रहेंगी, ताकि ज्यादा छुट्टियां ना हो। चलिए, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे आते हैं। मैं आपको बस एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरू में कि शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने पढ़ा फिर भूल गए, उसके बाद सारे लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के चले। अब इलेक्ट्रोलिसिस वापस आ गया है, इलेक्ट्रोलिसिस वापस आ गया है, जिसमें हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आए हैं। और फैराडे जी ने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान होने वाली चीजों को ऑब्जर्व किया और उस दौरान दो लॉज दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ अगर आप समझ गए तो सेकंड पूरा का पूरा फर्स्ट से कनेक्टेड है। आओ पहले एक सवाल पूछता हूं। सवाल बड़ा सिंपल है। क्या सवाल है भाई? ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास यहां पे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस में एक ही कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में एक ही कंटेनर होता है, ठीक है। हमने यहां पे इसके अंदर बिजली पास कराई, आपको याद होगा ये एनोड है क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और ये हमारे पास कैथोड है। चलो अभी तक सब कुछ सही है। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, इसमें बिजली पास होना शुरू हो गई, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जैसे बिजली पास होना शुरू हुई तो 5 सेकंड तक मैंने बिजली पास कराई, 5 सेकंड तक, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 5 सेकंड तक बिजली पास कराई और 10 एम्पियर करंट पास करवाया। तो यहां पे हमारे पास एक मैटर आके डिपॉजिट हुआ, दोनों पे जाके डिपॉजिट होता है, ये मैंने डिफरेंस में पढ़ाया था आपको। और वो मैटर जाके जो डिपॉजिट हुआ वो 7 ग्राम्स डिपॉजिट हुआ, ठीक है। कितना ग्राम? 7 ग्राम डिपॉजिट हुआ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं करंट को 10 एम्पियर से बढ़ा दूं, 12 कर दूं, 13 कर दूं, 14 कर दूं, कितना भी कर दूं, बढ़ा दूं, और अभी भी 5 सेकंड के लिए ही करंट पास कराऊं लेकिन बढ़ा दूं, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो 7 ग्राम से कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा? इतना बेसिक सवाल पूछा है कि सभी को आंसर देना चाहिए। 5 ग्राम से कम होगा, ज्यादा, 7 ग्राम से कम होगा, ज्यादा होगा या सेम होगा? ठीक है, अभिनीत बंसल जी कह रहे हैं ज्यादा होगा, अंशिका गौतम जी कह रही हैं बराबर होगा, तेजस जी कह रहे हैं ज्यादा होगा। अब बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, आई कैन नॉट रीड दी नेम्स नाउ, बट सभी में से ज्यादातर बच्चे का कहना है कि ज्यादा होगा, काफी बच्चे बराबर भी कह रहे हैं। लेकिन अगर जीत हुई है तो ज्यादा वालों की जीत हुई है, और ज्यादा आंसर भी सही है, बिल्कुल, बिकॉज आपने बिल्कुल सही सोचा है शायद कि मास डिपॉजिट क्यों होता है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। किसी की ऑक्सीडेशन होती है, किसी की रिडक्शन, किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो किसी में जाते हैं। और जितना ज्यादा मैं करंट पास कराऊंगा, आई होप आपको याद है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू में टाइम, तो टाइम तो सेम है। अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चार्ज पास होगा, जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और यही फैराडेज फर्स्ट लॉ भी है, यही फैराडेज फर्स्ट लॉ भी है। क्या कह रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब कितना मास डिपॉजिट हो रहा है during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution और उसका molten form।
इसकी आसान वर्जन लिखूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला वर्जन है ये एनसीईआरटी का, थोड़ा आसान वर्जन लिखूं, देखो आसान वर्जन लिखता हूं। मास डिपॉजिटेड at any electrode during electrolysis is directly proportional to charge amount of charge passed through the solution ऊपर थोड़ी ऐसी भाषा है, नीचे आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। यानी कि कितना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा ये इस पर डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने उसके अंदर से पास कराया, कितना चार्ज आपने उसमें से पास कराया। यानी कि जो मास डिपॉजिटेड है, क्योंकि दोनों पे जाके डिपॉजिट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के है। मास को हम लोग केमिस्ट्री में W से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज को हम Q से करते हैं। चार्ज हमारे पास होता है करंट इनटू में टाइम, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो यहां से हमारे पास एक तो ये आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर मुझे कांस्टेंट लगाना है ताकि मैं इक्वल लगा सकूं, तो वो कांस्टेंट यहां पे हम लोग लगाते हैं Z। अब सवाल उठता है कि ये Z क्या है, अब आप सोचो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो कौन डिपॉजिट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब I और T में ये तो नहीं मैटर करता कि कौन है, I का मतलब करंट है, T का मतलब टाइम है, लेकिन ये इस पे भी तो डिपेंड करता है कि कौन डिपॉजिट हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अगर 1 मोल डिपॉजिट हुआ, 1 मोल, तो 24 ग्राम आएगा। लेकिन वहीं पे अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट हुआ तो 27 ग्राम आएगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन है। दूसरा ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैलेंसी क्या है, बिकॉज मैग्नीशियम के 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, और एल्यूमिनियम को +3 चाहिए। यानी कि ये दो बातों पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा उसका मोलर मास है उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, और जितनी कम वैलेंसी है उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा, बिकॉज जितनी कम वैलेंसी होगी उतने कम से कम इलेक्ट्रॉन लेके वो ज्यादा से ज्यादा मास डिपॉजिट करेगा। एंड दैट इज वाई ये जो Z है इसका फॉर्मूला क्या है भैया, इसका फॉर्मूला है मोलर मास पर यूनिट उसकी वैलेंसी, और इसे इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, इसे इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। यानी कि ये Z कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर मास अपॉन में उसकी वैलेंसी क्या है, जो कि मैं भी समझा रहा हूं। लेकिन जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा उसका मास डिपॉजिट होगा। मैग्नीशियम का 24 है तो एल्यूमिनियम का 27 है, लेकिन वैलेंसी पे भी डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को 2 मोल चाहिए, तो कम से कम वैलेंसी पे जिसका मोलर मास ज्यादा से ज्यादा है उसका ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको Z निकालना सिखाता हूं। हाँ, फैराडे जी का पहला लॉ आ गया है जो कहता है जितना ज्यादा चार्ज आप पास कराएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड से उतना ज्यादा मास जो है वो डिपॉजिट होगा। इसमें हमारे पास फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू ZIT, वेयर I इज करंट एंड T इज टाइम एंड Z इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज क्या, मास है अपॉन में क्या उसकी वैलेंसी है। अब Z निकालना 1-2 का सीखते हैं, आओ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फैराडे जी के सेकेंड लॉ पे मुझे लगता है आने से पहले हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि Z क्या होता है। आओ, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर मैग्नीशियम, Z क्या होगा, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो आंसर आ गया 12। जैसे फॉर एल्यूमिनियम बात करें,
27 है और इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो आंसर 9 आ गया। जैसे हम बात करें लेट्स से आयरन, फेरस आयन या फिर फेरिक में +3 होगा, फेरस में +2 होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर Fe+2 की अगर बात करें तो आयरन का जो मास है वो 56 है और इसकी वैलेंसी 2 लेनी है हमें, तो कितना आ गया 28 आ गया। लेकिन वहीं +3 होगा तो 3 से डिवाइड होगा। यस, लेकिन यहां पे बच्चा ने एक बात भूल जाता है क्या, अब फॉर्मूला तो W = ZIT है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैं आपको तब ज्यादा समझाऊंगा, बट अगर मैं आपको भी आइडिया दूं तो देखो हमें इसको 96500 से क्यों डिवाइड करना। अगर ये मोलर मास है तो ये 1 मोल का मास होगा, लेकिन वैलेंसी तो हम 2, 3 ऐसे बोलते हैं, वो 1 मोल की नहीं लेते, 1 एटम की लेते हैं। और 1 मोल पे कितना चार्ज होता है 96500। तो अगर आपको ये W ग्राम्स में निकालना है, मैं यहां पे एक नोट का पॉइंट लिखता हूं, अगर आपको ये W इन ग्राम्स निकालना है, इन ग्राम्स निकालना है, तो ZIT में आपको 96500 से डिवाइड करना होगा। 96500 का मतलब होता है 1 मोल पे चार्ज। ये फॉर्मूले में नहीं लिखा जाता, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि मास अगर ग्राम में निकाल रहे हो, करंट अगर आपने एम्पियर में रखा है, टाइम अगर आपने सेकंड में रखा है, तो आपको Z की वैल्यू निकालने के साथ साथ 96500 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो Z की वैल्यू ली है वो 1 मोल के लिए है, लेकिन चार्ज आपने एक एटम का लिया है, तो 1 मोल चार्ज यानी 96500 कूलम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो आप क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे बेटा, वो आप क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि फॉर्मूले में 96500 से डिवाइड नहीं करना है, फॉर्मूले में यहां करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में F आने का मतलब है कि, हाँ, फॉर्मूले में F आने का मतलब यह है कि आपने बोल दिया कि हमेशा 9, जैसे बेटा हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी में फॉर्मूला K/C था, 1000 हमेशा नहीं आएगा। कब आएगा मैंने आपको पता, डेल्टा TF डेल्टा TB में फॉर्मूले में 1000 आएगा नहीं आएगा, यूनिट पे डिपेंड करता है। ऐसे अगर आपको ये मास ग्राम में निकालना है तो 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ओके ठीक है। अब सुनो, एक बच्चे का सवाल है, कह रहे हैं कि हम फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ले सकते हैं। आंसर है हाँ, कोई भी क्लीनर फ्यूल ले सकते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वी कैन ऑल्सो यूज क्लीनर फ्यूल्स लाइक इथेनॉल, इथेन एटसेट्रा। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये हुआ फराडे जी का सेकेंड लॉ पे आएंगे, लेकिन ये हमारे पास Z हुआ। कोई सवाल मन में चल रहा तो पूछो, मन में कोई सवाल चल रहा तो पूछो। हाँ जी, ठीक है। अगर 96500 डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर है फिर जो आपका मास आएगा वो पर मोल में आएगा बेटा, है ना। हाँ मेरे फोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, अच्छा बेटा हो सकती है, ठीक है। फेरस और फेरिक में, फेरस मतलब आयरन +2 फॉर्म में, फेरिक मतलब +3 फॉर्म में। एग्जाम में एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखनी जरूरी है नहीं बेटा, बाकी काटने वाला कैसे भी काट सकता है। OSM जिंदाबाद, वी लव CBSE। आयरन +3 के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, क्या कर रहे हो बेटा, आयरन +3 के लिए 56/3 हो जाएगी मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, चलिए डन है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बेटा कि सेकेंड लॉ, फराडे जी का सेकेंड लॉ क्या है। आपको फराडे जी का सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद एक अच्छा बच्चा, एक समझदार बच्चा फराडे जी का सेकेंड लॉ समझने के बाद कहेगा कि सेकेंड लॉ क्यों बनाया गया, फर्स्ट लॉ ये है। सेकेंड लॉ क्या कहता है सुनो, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मैं द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन
आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। ये कहता है, ये लॉ कहता है कि लेट कर लो भैया, आपने एक इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो उसमें जो W1 हुआ वो Z1IT हुआ, और W2 जो हुआ वो Z2IT हुआ, क्योंकि आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें पास कराया, तो IT यानी कि Q सेम हो गया। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो डिवाइड करने पे W1 अपॉन में W2, W1 अपॉन में W2 क्या आ जाएगा, Z1 अपॉन में Z2, क्योंकि IT से IT कैंसिल हो गया। एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, लेकिन क्या ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आपका इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ज्यादा आपका मास डिपॉजिट होगा। अब ये फराडे जी का जो फर्स्ट लॉ है वो ही तो है यार, ये कोई अलग लॉ थोड़ी है ये। हाँ ठीक है, आपको एक फॉर्मूला मिल गया जो कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, लेकिन फराडे जी का सेकंड लॉ फर्स्ट में ही हो चुका है। फराडे जी का सेकंड लॉ कह रहा है कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और आपने उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया है तो उनका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी कि W1 अपॉन W2 Z1 अपॉन Z2 के बराबर होगा, विच इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, दैट्स इट। यस, हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि सेकेंड लॉ बनाने का कोई मकसद नहीं था, बट ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, आखिरी क्वेश्चन है फराडे लॉ का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा एक क्लास में, शायद आज आया हो, अगर वो आया होगा मैं आपको पढ़ा, नहीं नहीं मैं आपको पढ़ा देता, बट वो आया नहीं था, मैं पढ़वा देता आपको। बड़ा प्यारा सवाल है। उस सवाल में ना क्या है, छोड़ो, मैं बताता हूं क्या है। उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो क्या सीरीज में कनेक्टेड है तो फराडे जी का सेकंड लॉ लगेगा वहां पे? यस, फराडे जी का सेकंड लॉ लगेगा, क्योंकि सीरीज में दोनों में करंट जो है वो सेम पास होगा। करंट सेम पास होगा तो हम W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2 फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, Z की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, वैलेंसी नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव ही आएगी बेटा। यस, अगर आप क्लोरीन के लिए भी कर रहे हो तो 35.5 अपॉन में -1 नहीं 1 डालोगे, Z की वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़े। कोई मन में सवाल? कैपेसिटेंस वाला नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटेंस वाला सीरीज नहीं है। चलो आगे बढ़े, मन में कोई सवाल है क्या? एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं क्या फराडेज लॉ पे? कोई आसान सा क्वेश्चन करें, कोई आसान सा क्वेश्चन करते हैं फराडेज लॉ पे, यही वाला कर लेंगे। चलो अभी कोई मन में सवाल चल रहा है तो पूछ लो। हम्म, हाँ, संडे वाली क्लास 4 बजे सेम टाइम पे। कोई सवाल बेटा पढ़ाई से रिलेटेड प्लीज? जेड एक कांस्टेंट है तो वैसे तो उसे यूनिटलेस मानते हैं, बट अगर आप देखोगे तो वो ग्राम पर कूलम ही है ना, ग्राम पर कूलम है अगर वैसे देखो, बट हम उसकी यूनिट लिखते नहीं है कुछ। नहीं, एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, एक क्वेश्चन कराऊंगा आज। नहीं नहीं, अभी छुट्टी नहीं करेंगे, नहीं गलत बात। सर जेड की एग्जैक्ट वैल्यू 9, नहीं बेटा ये सारी बातें हो चुकी हैं। जेड वैल्यू, जेड की एफ की एग्जैक्ट वैल्यू 96500 नहीं है, 96964 कुछ ऐसे वैल्यू है, बट हम राउंड ऑफ करके 500 लिखते हैं बेटा। वैलेंसी याद कैसे करें? अरे 12 तक याद नहीं हुई तो आगे भी मुश्किल है बाबू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक सवाल करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स विद करंट ऑफ, आपको करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर्स। आपको बताना है कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा। पहले तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 600 सेकंड आ गया। दूसरी बात, जेड कॉपर का लिखेंगे तो जेड का मास 63.5 होता है, कॉपर का मास, सॉरी कॉपर का मास 63.5 होता है, और कॉपर की वैलेंसी यहां पे 2 है, बिकॉज यहां पे कॉपर सल्फेट है यानी Cu+2 है। अब सर मुझे कैसे पता कि कॉपर का मास 63.5 होता है? आंसर है, आपके पास एक चैप्टर आने वाला है DNF ब्लॉक, वहां पे आपको 1 से 30 याद करने ही पड़ेंगे, बट
अब सीबीएसई का जो लास्ट 5 साल का नियम है वो ये है कि ब्रैकेट में मास गिवन आता है, इवन मैग्नीशियम तक का भी गिवन आता है बेटा। बट मैग्नीशियम का तो आपको पता ही होना चाहिए, 1 से 20 तो आपको सबका पता ही होना चाहिए, लेकिन 1 से 30 भी याद कर लेना ऑन अ सेफर साइड। और कर लेना नहीं, करना पड़ेगा ही जब आप डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे। खैर ये आया, ठीक है। अब अगर मुझे मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड मेरे पास 63.5 है, करंट मेरे पास 1.5 है, टाइम मेरे पास 600 है, अपॉन में यहां पे इसका 2 आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या इससे आंसर आ जाएगा? देखे किसमें कितना है दम, क्या इससे आंसर आ जाएगा? कॉपर की वैलेंसी 2 होगी ना बेटा, ये भी नहीं समझ में आ रहा? इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 और SO4 माइनस 2 मेरे बच्चे, तो कॉपर प्लस 2 तो वैलेंसी 2 हुई ना, ठीक है। अरे इससे आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ग्राम में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा, भूलना मत, भूलना मत, 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा। आओ एक बार इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं एक सेकेंड। यस, तो 63.5 इंटू में आ गया 1.5 इंटू में आ गया 600। अरे भाई ये कौन सा कैलकुलेटर खुला हुआ है? हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया 2, डिवाइड बाय आ गया 96500। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.296 है, तो 296 ग्राम है। ये हमारे पास ग्राम में आंसर आ गया, ग्राम में। तो अगर हम 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट पास कराएंगे तो इतना मास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डन है। सवाल बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन को इग्नोर कर दो, सवाल कुछ भी नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन को इग्नोर कर दोगे तो सवाल कुछ भी नहीं है। ये तो बच्चों का सवाल है, करेंगे हम, बट उससे पहले मैं देखता हूं कि अगर हमें कोई अच्छा सवाल मिल जाए तो। चलो ये सवाल करते हैं, क्लास खत्म करेंगे, जल्दी से करो, ये सवाल कर दो, फिर मैं मैच कराऊंगा, फिर घर चलेंगे। ठीक है, जल्दी कर दो, ठीक है, चलो जल्दी से कर दो। हम्म सर, निकल का मोलर मास यार, वैसे तो आपको फिर से मैं कहूंगा आपको, ठीक है, वैसे 58.7 होता है, 58.7 होता है, बट आप राउंड ऑफ करके इसको 59 ले लेना, 59 ग्राम पर मोल ये ले लेना। ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ दे दिया, मैं लिख दिया मैंने। चलिए जल्दी करो। हाँ आया क्या? आया क्या? निकल की वैलेंसी क्यों दूंगा यार? अरे यार ऐसा तो मत करो प्लीज बाबू यार, फॉर्मूला तोड़ो ना यार, निकल की वैलेंसी आएगी ना यार, ये तो मत करो यार। तो सबसे पहली बात, 5 एम्पियर करंट पास कराया गया है फॉर टाइम 20 मिनट्स। अब 20 तो पसंद है नहीं, इंटू में 60 किया तो 1200 सेकेंड आ गया। अब Z निकालेंगे तो मास आपने 59 भी अगर ले लिया, अब देखो, अब निकल यहाँ पे नाइट्रेट है, निकल नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 आया होगा ना यार, ऐसा मत करो प्लीज यार। तो निकल नाइट्रेट अगर टूटेगा मेरी जान, तो टूटने के बाद क्या बनाएगा, निकल +2 बनाएगा और NO3 -1 बनाएगा, उसका 2 बनाएगा। ये तो करना पड़ेगा आपको खुद से। तो यहां से W इज इक्वल टू ZIT के हिसाब से Z आ गया 59/2 और I हमारे पास आ गया है 5 और T हमारे पास आ गया है 1200 डिवाइड बाय 96500, तो करना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा यार, ये तो कर लोगे। चलो डन है, ठीक है। तो कल आपका, कुछ बच्चों का कल, कुछ बच्चों का परसों गूगल मीट सेशन है, और जिनका पिछले बार हुआ था उनका नहीं होगा इस बार।
अब नए बच्चों का होगा, फिर अगले महीने और नए बच्चों का होगा, पहली बात। दूसरी बात, कल हमारी क्लास का टाइम सेम रहेगा, मतलब क्लास हमारी फिक्स है, जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे होगी। गूगल मीट सेशन का टाइम अलग है, जो कि आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। और मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो मंडे वाली क्लास है वो संडे को शिफ्ट हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी तो सब कुछ ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, जो कि संडे को है। चैप्टर समाप्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।